हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होती है, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है और अगर पावर शेयर ना हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है दो कंट्रीज़ की स्टोरी से, बेल्जियम और श्रीलंका। पहले हम शुरू करते हैं बेल्जियम की स्टोरी से। बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपियन देश है। इसका एरिया इंडिया के हरियाणा स्टेट जितना छोटा है और इसका बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से कनेक्टेड है। और हम बेल्जियम की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 1 करोड़ है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% लोग वोलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और बाकी के 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। बट बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में सिचुएशन उल्टी थी। मतलब यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% लोग डच बोलते हैं। यानी कंट्री में मेजोरिटी डच स्पीकिंग लोगों की ज़्यादा थी और वहीं कैपिटल में मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की ज़्यादा थी। अब इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच काफ़ी टेंशन क्रिएट होने लगी, क्योंकि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल थी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी को सप्रेस कर रही थी और उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के बेनिफिट भी काफ़ी देरी से मिलते थे। इस वजह से बेल्जियम में 1950 से 1960 तक दोनों कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में कंडीशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब देखते हैं बेल्जियम ने अपने लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल किया। बेल्जियम के लीडर्स ने एक तरह का सॉल्यूशन चूज किया। उन्होंने डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं किया, बल्कि एक्सेप्ट किया। उनको पता था वहाँ रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए 1917 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हर कम्युनिटी को सही तरह से रिप्रेजेंट किया जा सके। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव किए। पहला चेंज ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बेल्जियम के सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल होगी। इसका मतलब कोई भी एक कम्युनिटी अपनी मर्जी से पूरा सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकती और कुछ इम्पोर्टेंट लॉस तभी पास हो सकते हैं जब दोनों कम्युनिटीज़ का मेजॉरिटी सपोर्ट मिले। सेकंड चेंज ये था कि बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स, जो सबसे सेंसिटिव एरिया था, वहाँ एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। इसमें दोनों कम्युनिटीज़ यानी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने ये अरेंजमेंट इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पावर मिल रही थी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने एक्सेप्ट इसीलिए किया क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोग ब्रसल्स में मेजोरिटी में थे, लेकिन अब दोनों को बराबर राइट्स मिल रहे थे। थर्ड चेंज ये था कि बेल्जियम ने अपने काफ़ी सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से उठाकर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, मतलब कंट्रोल में नहीं थी। वो अपनी डिसीजन खुद ले सकती थी। फोर्थ चेंज ये था कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी बनाई गई, जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट तीनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग बनाई गई और तीनों ग्रुप्स के लोग अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं और इस गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स में डिसीजन मेकिंग पावर दे दी गई, जैसे कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये चीज़ें डायरेक्टली कम्युनिटी की आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं। इसीलिए बेल्जियम ने ये पावर्स उन्हीं कम्युनिटीज़ के हाथ में दे दी। इससे हर लैंग्वेज ग्रुप को अपने कल्चरल और एजुकेशनल मैटर्स में फुल कंट्रोल मिल गया। इससे उन्हें इक्वलिटी भी मिली और उनका ट्रस्ट भी बना रहा।
अब आप सबको बेल्जियम का ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि बेल्जियम के लोगों के लिए भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया। इस अरेंजमेंट ने डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच स्ट्रगल और फाइट होने से रोक दिया, और कंट्री को लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड होने से भी बचा लिया। और जब यूरोपियन कंट्रीज मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाने लगे, तो उन्होंने बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स को हेडक्वार्टर चूज किया, क्योंकि ये सिटी कॉपरेशन और यूनिटी का सिंबल बन चुकी थी। अब हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं। श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। ये इंडिया के तमिलनाडु स्टेट के बिल्कुल नीचे सिर्फ कुछ किलोमीटर्स दूर है, और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 2 करोड़ है, जो हरियाणा की पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट बराबर है। इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका में लोग बहुत डाइवर्स हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज और रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल श्रीलंका में सिन्हेला लैंग्वेज बोलते हैं। ये टोटल पॉपुलेशन का 74% हिस्सा है। और सेकंड मेजर ग्रुप है तमिल स्पीकर्स, जो 80% है। तमिल्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। श्रीलंकन तमिल्स, जो यहीं के असली रेजिडेंट्स हैं, अबाउट 30%। और इंडियन तमिल्स, जिनके फोर फादर्स इंडिया से कॉलोनियल टाइम में प्लांटेशन वर्क के लिए लाए गए थे। अगर आप मैप देखो तो श्रीलंकन तमिल्स मेनली नॉर्थ और ईस्ट साइड में रहते हैं। और रिलीजियस की बात करें तो ज़्यादातर सिनेला स्पीकिंग लोग बुद्धिस्ट हैं, और तमिल स्पीकिंग हिंदू या मुस्लिम दोनों हो सकते हैं। और लगभग 7% क्रिश्चियंस भी हैं, जो तमिल या सिनेला दोनों हो सकते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, और इंडिपेंडेंस के बाद सेनेला कम्युनिटीज़ के लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी मेजोरिटी का एडवांटेज लेकर गवर्नमेंट में कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहते हैं। और गवर्नमेंट भी मेजोरिटी मतलब सिनेलास को सपोर्ट करने लगी, यानी उनके हिसाब से नियम बनाने लगी। तो क्या किया उन्होंने, आइए देखते हैं। पहला, 1956 में एक एक्ट पास किया गया, जिसमें सिनेला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इसे तमिल लैंग्वेज को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। दूसरा, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी एडमिशन्स और गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिनेला एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया। मतलब, अगर सिनेला और तमिल स्पीकिंग कैंडिडेट सेम जॉब या यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो सिनेला कैंडिडेट को पहले जॉब या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और तो और, नई कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि स्टेट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और प्रमोट करेगा। अब इन सब चीज़ों का इफेक्ट ये हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स अपने ही देश में अलग फील करने लगे। उन्हें लगने लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके इश्यूज समझते ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन उनके इक्वल राइट्स डिनाई करती है, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज में भी डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, और उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। अब धीरे धीरे सिनेला और तमिल कम्युनिटीज के रिलेशन काफी बिगड़ने लगे। अब इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से तमिल कम्युनिटीज़ ने खुद की पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और डिमांड्स रखी कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरी डिमांड थी कि उनके रीजन में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जाए। और तीसरी डिमांड थी कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशन और जॉब्स में। लेकिन गवर्नमेंट ने इन सभी डिमांड्स को बार बार रिजेक्ट कर दिया। फिर 1980s तक सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने एक इंडिपेंडेंट तमिलेलम मतलब तमिल स्टेट बनाने की डिमांड कर दी, स्पेशली नॉर्थ और ईस्ट रीजन में। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी इग्नोर कर दिया। इस सब से तमिल और सिनेला दोनों कम्युनिटीज आपस में लड़ने लगती हैं, और कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें थाउजेंड्स लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज बनकर देश छोड़कर चले गए। लोगों की जॉब्स, होम्स, लाइवलीहुड सब चले गए। इस सब से कंट्री की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये सिविल वॉर 2009 में जाकर ख़त्म हुआ।
अब बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज से हमने क्या सीखा? दोनों कंट्रीज में डेमोक्रेसीज थी, यानी लोगों द्वारा सरकार चलती थी, लेकिन पावर शेयरिंग के मामले में दोनों ने बिल्कुल अलग तरीके अपनाए। बेल्जियम का एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि अगर हमें कंट्री में यूनिटी मेंटेन रखनी है, तो हमें कम्युनिटीज, उनकी फीलिंग्स और उनके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करना होगा। बेल्जियम के लीडर्स ने समझ लिया था कि देश तभी यूनाइटेड रहेगा जब पावर सबके बीच शेयर होगी। वहीं श्रीलंका का एग्जाम्पल बिल्कुल उल्टा है। श्रीलंका ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा पावर देकर डोमिनेंस बनाने की कोशिश की। उन्होंने माइनॉरिटी ग्रुप के ओपिनियंस और उनके राइट्स को इग्नोर किया। इसका रिजल्ट क्या निकला? कंट्री की यूनिटी को नुकसान पहुंचा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े और पीस डिस्टर्ब हो गई। यानी अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी दूसरों से जबरदस्ती अपनी बात मानने को कहेगी और पावर शेयर नहीं करेगी, तो देश की यूनिटी डेंजर में आ जाती है। लेकिन जब हर ग्रुप की इम्पोर्टेंस समझकर पावर शेयर की जाती है, तभी कंट्री स्ट्रांग और यूनाइटेड बन पाती है। तो बेल्जियम और श्रीलंका हमें एक क्लियर मैसेज देते हैं, पावर शेयरिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि शांति, यूनिटी और देश की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? इसके दो रीजंस हैं। पहला है पोटेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है। जब हर कम्युनिटी को पावर में शेयर मिलता है, तो वायलेंस, डोमिनेंस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का चांस कम हो जाता है। अगर मेजोरिटी अपनी मर्जी चलाती रहे, तो शॉर्ट टर्म में सही लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश की यूनिटी टूट सकती है। दूसरा है मोरल रीजन। डेमोक्रेसी का रियल स्पिरिट तभी कंप्लीट होता है जब पावर सबके बीच शेयर हो। जो लोग सरकार के डिसीजन से अफेक्ट होते हैं, उनका राइट होता है कि उनकी भी बात सुनी जाए। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जहां सिटीजन को पार्टिसिपेशन का मौका मिले। यानी पावर शेयरिंग से पीस, यूनिटी और डेमोक्रेसी दोनों स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहले के टाइम में लोगों का बिलीफ था कि सारी पावर एक ही लीडर या एक ही ग्रुप के पास होनी चाहिए, तभी डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं और रूल स्ट्रांग रहेगा। पर डेमोक्रेसी आते ही सोच बदल गई। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है, पावर बिलोंग्स टू द पीपल। इसी डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करके सरकार चलाते हैं। अगर पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो डिक्टेटरशिप जैसा सिस्टम बन सकता है। इसीलिए डेमोक्रेसी पावर को शेयर करती है, ताकि हर ग्रुप और लेवल को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा मिले। अब हम देखते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर्स को किस किस फॉर्म में शेयर किया जाता है। पहला है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पावर को सेम लेवल पर डिवाइड किया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। इन तीनों के पास अलग अलग पावर होती है, इसलिए कोई ऑर्गन अनलिमिटेड पावर यूज नहीं कर सकता। और यहाँ हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन को चेक करता रहता है, ताकि पावर का मिसयूज ना हो। इसीलिए इसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। सेकंड है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इसमें पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। मतलब इसमें पावर वर्टिकल फॉर्म्स में शेयर हो रही है, और इसे फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है, जो हम फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसका एम है माइनॉरिटी ग्रुप्स को फेयर शेयर देना। इसमें पावर शेयर की जाती है रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन्स के बीच में। फॉर एग्जांपल बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट और इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिससे सोशली वीकर सेक्सेस को रिप्रेजेंटेशन मिला। फोर्थ है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। डेमोक्रेसी में लोगों के पास चॉइस होती है कि वो कौन सी पार्टी को पावर दें। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के थ्रू compete करती हैं। कभी इलेक्शन के बाद कोई पार्टी मेजोरिटी ना जीते, तो पार्टीज मिलकर कॉलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, जिससे पावर शेयर होती है।
इसके अलावा ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फार्मर्स, वर्कर्स जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स भी प्रेशर क्रिएट करके पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट सिस्टम नहीं, बल्कि एक माइंड सेट है जहाँ पावर सबको मिलती है, किसी एक ग्रुप को नहीं। पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ती है और डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग होती है। सो ये था पावर शेयरिंग चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल एसएसटी वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।